हेलो एमर्स, आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी पौधों की शारीरिकी में आगे की ओर बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि जो पौधे होते हैं वो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने बात ये की थी कि जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रॉपर्टी वाले क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों ने प्लांट के टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है। ठीक है, तो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है ना, तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो ये, पहला जो होता है वो कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या इसे हम लोग बोल सकते हैं विभज्योतक उत्तक या सिंपल विभज्योतक उत्तक है, या इसी में विभाजी उत्तक बोलते हैं, इसी को विभाजी उत्तक। या तो विभज्योतक बोलो या तो विभाजी उत्तक बोलो। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अस्थाई उत्तक। तो चलिए बारी बारी हम लोग एक एक करके देखते हैं इन सब की बातों को। जैसे पहला हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाजी उत्तक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करनी है। तो फिलहाल में हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं, ऐसे टिश्यू जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन, यानी इनके अंदर जो सेल लगा होगा वो रेगुलर बेसिस पे क्या करते रहता है, सेल डिवीजन करते रहता है। यानी इनके अंदर कैपेबिलिटी पाई जाती है डिवीजन की। ठीक है ना, यानी इनके अंदर जो सेल लगे हैं, देखिए भाई हम सबसे पहले फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई सेल मिलेगा तो टिश्यू बनेगा। यानी जब मैं टिश्यू बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये टिश्यू है, तो ये टिश्यू अगर मान लेते हैं इतने पूरे पोर्शन को मैं टिश्यू बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, सेल होंगे जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, और इन सभी सेल के कंपोजिशन के कारण एक टिश्यू का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये सेल की जो प्रॉपर्टी होगी उस सेल की प्रॉपर्टी के अनुसार ही क्या होगा, इस टिश्यू का मतलब टिश्यू की प्रॉपर्टी का भी निर्माण होगा, या टिश्यू की निर्माण प्रॉपर्टी को हम लोग निर्धारित कर पाएंगे। तो ये जितने भी सेल हैं, ये सेल बारी बारी इन सेल की जो प्रॉपर्टी होगी उसी सेल की प्रॉपर्टी के अनुसार हम इस टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल लगा होता है वो कैसा होता है सर, वो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। और इस मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, इस मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस करता है। सेल डिवीजन की प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पे करते रहता है। सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन का अर्थ होता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का अर्थ होता है कि एक सेल अपने आप को स्प्लिट करके दो नए सेल का निर्माण कर दे। ठीक है ना, यानी एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेल में बढ़ जाए, यानी एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो नए सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो वही क्या कहलाता है आपका, सेल डिवीजन। इसी प्रक्रिया को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी इसका मतलब मान लीजिए एक सेल है, तो ये क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये दोनों सेल, मतलब ये अलग ये अलग, ये फिर क्या किए, ये वाला अलग वाला सेल, सपोज कर लो ये बना ये बी बना, तो अब ये ए वाला सेल भी इसने भी सेल डिवीजन किया, तो यहाँ से कितने, इसने भी दो बना दिए, और यहाँ से बी वाले ने भी किया तो इसने भी दो बना दिया। और फिर मान लेता हूँ कि ये क्या बन गया, सी डी ई और एफ। अब ये सी वाला फिर से डिवाइड कर रहा है, ये दो बना रहा है, डी वाला भी दो बना रहा है, ई वाला भी दो बना रहा है, एफ वाला भी दो बना रहा है। ठीक है, फिर बारी बारी ये भी ऐसे करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इस केस में पेरेंट सेल कहलाएगा, और ये दोनों फिर क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी ये डॉटर सेल कहलाते हैं। ठीक है, डॉटर सेल, अब वो पेरेंट सेल हो गया। फिर जब ये नई कोशिका का निर्माण करेंगे तो ये जो डॉटर सेल है फिलहाल में, जब ये नई कोशिका बनाएंगे तब ये पेरेंट सेल कहलाएंगे, और फिर ये बन जाएंगे डॉटर सेल। लेकिन जब ये कोशिका का निर्माण करेंगे तो फिर ये पेरेंट सेल कहलाएंगे, और ये बाकी के बाकी इनके क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल। तो ऐसे प्रक्रिया चलती जा रही है कि पेरेंट डॉटर बना रहा है, फिर डॉटर पेरेंट बन रहा है, फिर पेरेंट बनने के बाद फिर वो डॉटर बना रहा है, फिर डॉटर फिर पेरेंट बन जा रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ बेसिस देखोगे तो यहाँ से एक सेल था, लेकिन इस एक सेल से कितने सेल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सेल यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
तो क्या हुआ, एक ही सेल ने स्प्लिट करके 14 नए सेल बना दिए और ऐसे एक प्रक्रिया जीवन भर चलती जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो टिश्यू का निर्माण होगा, फिर टिश्यू का निर्माण होगा, फिर और नंबर ऑफ सेल बनेंगे तो टिश्यू की साइज बढ़ती जाएगी। टिश्यू की साइज बढ़ने का मतलब क्या है, फिर ऑर्गन की साइज बढ़ेगी, ऑर्गन की साइज मतलब ऑर्गन सिस्टम का डेवलप होने लगेगा, ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम होता नहीं है, सिंपली ऑर्गन होता है। तो ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन की ग्रोथ होती है। समझ में आ रही बात। जैसे आप एक प्लांट को देखेंगे तो छोटा सा होता है, छोटकू सा, उस समय उसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितने होते होंगे, मान लेता हूँ कि 2 लाख होंगे, 2 करोड़ होंगे, चलो 2 करोड़ मान लिया, इतने पे था। लेकिन जब इतना हो जाएगा तो 2 ही करोड़ होंगे सेल, नहीं, नंबर ऑफ सेल क्या हुए हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो टिश्यू इंक्रीज होगा, टिश्यू की साइज इंक्रीज होगी तो ऑर्गन की साइज इंक्रीज होगी और होल प्लांट की तब क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो होल प्लांट यानी पूरे प्लांट की ग्रोथ कब होती है, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। और ये सेल डिवीजन का प्रोसेस कौन करता है, तो प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कौन होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल रेगुलर बेसिस पे क्या करते रहते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं, जिससे प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना होता है वो किससे बना होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल से। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी है कोशिका विभाजन की, तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी प्रॉपर्टी क्या होगी भैया, सेम, अपने आप में कैपेबल होंगे डिवीजन करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर के सेल ही क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। जबकि अब परमानेंट टिश्यू की जब बात करूंगा यहाँ पे, अभी हम इसके बारे में ब्रीफली जानने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको बता दूं कि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि ऐसे टिश्यू जिनके अंदर के जो सेल हैं वो ये प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, यानी इन्होंने ये बंद कर दिया है करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए 14 ठो बने, अब इसमें से ये 2 में से एक क्या कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अब करने में कैपेबल नहीं है, यानी इसके पास अब कैपेबिलिटी नहीं बची कि ये क्या करे, 2 नए सेल और बनाए, यानी सेल डिवीजन का प्रोसेस करे। तो ये क्या करेगा, ये निकल लेगा और ये निकल लेगा तो क्या करेगा, ये अपना ग्रुप बनाएगा। ऐसे यहाँ पे भी मान लेते हैं कि ये वाले इसने बनाया, ये नहीं बना पाया, फिर ऐसे ये बनाया, ये नहीं बना पाया, फिर ऐसे ये बनाया, ये नहीं बना पाया। तो ये जो नहीं बना पा रहे हैं वो आपस में फिर क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, और ग्रुपिंग करके फिर ये जो टिश्यू निर्माण करेंगे। तो इनमें जो सेल लगे हुए हैं ये कैसे हैं, ये कैपेबल नहीं है सेल डिवीजन करने के लिए। तो इसका मतलब ये कैसे टिश्यू हो गए, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू जिनके अंदर के जो सेल है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू या ऐसे उत्तक जिनके अंदर के जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे, यानी जीवन भर क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस को कर रहे हैं, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को निरंतर चला रहे हैं, वही क्या कहलाएंगे मेरे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाजी उत्तक कहलाएंगे, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप समझाने के लिए जितना था समझ लिया आप लोगों ने। अब मैं ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में लिखूं, तो ये रहा मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अगर मैं लिखूं विभाजी उत्तक, तो विभाजी उत्तक क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे उत्तक जिनके पास विभाजन की क्षमता हो, विभाजन की क्षमता हो तथा वे जीवन भर विभाजित होकर पौधों की वृद्धि का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे उत्तक जिनके पास क्या होगा, ऐसे उत्तक जिनके पास क्या होगा, विभाजन की क्षमता हो, यानी वो रेगुलर बेसिस पे क्या कर पाए, विभाजन कर पाए। विभाजन का मतलब यहाँ पे देखिए 2 बातें हो सकती हैं। विभाजन जब मैं बोल रहा हूँ तो विभाजन एक होगा उत्तक विभाजन, और एक मैंने बोल दिया यहाँ पे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन कुछ और थोड़ी, उत्तक विभाजन कुछ और थोड़ी ना है, ये कोशिका विभाजन ही है भाई। उत्तक का विभाजन कहाँ से होगा, उत्तक किससे मिलकर बना है, कोशिका से। तो अगर कोशिका के नंबर ऑफ सेल बन रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उत्तक भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी उसके अंदर भी डिवीजन की प्रोसेस चल रही है।
डिवीजन यानी देखो विभाजन मतलब होता है बंटवारा, एक कोशिका अपने आप को क्या कर रही है, डिवाइड करके दो में कन्वर्ट हो रही है, वही कोशिका विभाजन है। जब वो दो में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, उत्तक यानी टिश्यू की भी साइज क्या होगी, चेंज होगी कि नहीं होगी, तो इसके अंदर भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। अब उसमें से कुछ सेल क्या होंगे जो फिर से चले जाएंगे, फिर से मेरी बात समझो, क्यों उत्तक का विभाजन यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखो कुछ सेल ऐसे होंगे, जैसे मान लो फिर से यहाँ पे मैं समझाऊं तो ए एक सेल है, ये ए ने डिवीजन किया, मतलब दो सेल बनाए बी और सी। अब फिर बी ने दो सेल बनाया, क्योंकि ये भी करेगा, तो ये इसने बनाया डी और ई, और सी ने इधर बनाया, इसने बनाया एफ और जी, बना दिया सी ने भी। अब इसमें से मान लो कि ये जो होंगे, ये वाले डी वाला चाह रहा है कि अभी भी ये क्या करे, कोशिका विभाजन करे, यानी इसके पास अभी भी कैपेबिलिटी है कोशिका विभाजन करने की। उसी तरीके से एफ वाले के पास भी है, तो ये दोनों आपस में एक ग्रुप बनाएंगे, जबकि ई और जी वाला आपस में क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा, क्योंकि ये कैपेबल नहीं है। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे दो सेल आ गए, कौन कौन से आ गए, डी और एफ, और जबकि यहाँ पे कौन आ गए, ई और जी। तो ये ग्रुपिंग हो गई इन दोनों की, ये ग्रुपिंग करके इन्होंने भी टिश्यू बनाया, और यहाँ भी एक टिश्यू बना है, लेकिन इस टिश्यू के अंदर जो सेल है वो अभी भी कोशिका विभाजन करेंगे, जबकि यहाँ वाले टिश्यू अब क्या चाह रहे हैं, अब नहीं करेंगे। तो ये बन गया परमानेंट, ये फिर से बन गया मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो क्या हुआ, एक ही सेल ने पहले जब ग्रुपिंग की तो ग्रुपिंग करने के बाद टिश्यू बनाया, और ये टिश्यू अलग अलग होगा कि नहीं होगा, फिर ये जो टिश्यू है फिर आगे करेगा, फिर इसके अंदर के जो नए सेल होंगे, मतलब डी ई फिर से करेंगे, डी ई करके फिर नए नए बनाएंगे, इसमें से भी कुछ क्या होंगे फिर निकल के चले जाएंगे जो नहीं करेंगे। तो यहाँ से उत्तक का भी यहाँ से क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। ठीक है, जो नहीं करने वाले फिर हट जाएंगे, फिर जो करने वाले हैं वो आपस में फिर से कंबाइंड हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस चल रहा होगा। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये समझ में आ गया होगा, विभाजन का मतलब जो जीवन भर क्या कर रहे होंगे, सिंपली प्रोसेस ये कर रहे होंगे। एक सेकंड रुकेंगे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मैस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये कारण बनते हैं, या इंग्लिश में इसी को लिख सकते हैं, दोज टिश्यू which is capable for division, capable for division and divide on the regular basis. And become the cause of plant growth. प्लांट के ग्रोथ में क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। तो ऐसे को ही हम लोग क्या बोल लेते हैं, कॉल्ड, यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉल्ड मैस्मेटिक टिश्यू, मैस्मेटिक टिश्यू। तो इनको हम लोग मैस्मेटिक टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कंडीशंस प्लांट टिश्यू के अंदर मैस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इनकी प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी है एक मैस्मेटिक टिश्यू, कैसे हम जानेंगे कि एक मैस्मेटिक टिश्यू के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्योंकि ये गुण ही तो बताएंगे कि आखिर ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी विभाज्य ऊतकों का गुण। तो सबसे पहला गुण क्या है, तो सबसे पहला गुण जो है इनका, कि इनका कोशिका द्रव्य जो होता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य क्या होता है, सघन होता है, सघन होता है। सघन का मतलब कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बहुत क्या होता है, डेंस होता है, सिंपल बात। दूसरा क्या होता है कि सक्रिय होता है, सक्रिय यानी एक्टिव होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य इनका क्या होता है, डेंस एंड एक्टिव। दूसरा अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यानी अगर हम नाभिक की बात करें या केंद्रक की बात करें सिंपल, तो केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो न्यूक्लियस कैसा होता है, केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है, यानी केंद्रक के नीचे लिख लो बड़ा। ठीक है, और बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, जितने सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग हैं, बाकी कोशिकांग,
बाकी कोशिकांगों की बात करेंगे हम लोग, तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं बाकी के बाकी, वो सब के क्या होते हैं, मतलब सुविकसित नहीं होते हैं। सुविकसित मतलब उतना अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, सुविकसित नहीं होते हैं। सुविकसित का मतलब अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, कहने का अर्थ ये है। सुविकसित नहीं होने का मतलब अच्छे से विकसित नहीं होते हैं, सही से डेवलप नहीं होते हैं, नॉट डेवलप्ड, कहने का अर्थ ये है। अब समझा रहा हूँ मैं ऐसा क्यों होता है, पहले एक एक चीज़ समझते जाइएगा। नॉट डेवलप्ड और कैसे, कोशिकांग आप समझ रहे होंगे। कोशिकांग मतलब एक सेल के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कौन कौन से उनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, ईआर हो गया, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम, राइबोसोम को हटाओ, राइबोसोम तो रहेगा ही रहेगा, मतलब जैसे आपका वेकल्स हो गया, ये सब। तो इन सब की बात कर रहा है। ऐसे जितने भी कोशिकांग होते हैं वो ज़्यादा ही डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसका क्या होता है, बड़ा होता है और ये विकसित होता है, ये विकसित होता है, ठीक है। लेकिन कौन नहीं होता है, तो ये बाकी कोशिकांग ये विकसित नहीं होते हैं। तीसरी बात यदि देखोगे तो इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, पतला होता है, यानी पतली होती है, पहली बात। कोशिका भित्ति पतली होती है। और दूसरी बात यदि करोगे तो इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना, सेल्यूलोजिक होती है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेल्यूलोजिक होती है, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी की यदि बात करोगे तो चौथी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नज़र आएगी, वो ये है कि इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब एक उत्तक है तो उत्तक क्या होगा, कोशिकाओं के द्वारा बना होगा। तो इनके अंदर मान लीजिए दो कोशिकाएं आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, सही से बनने आते हैं। ये ऐसे एक है, फिर ऐसे ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ऐसे करके तो ये दो कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, एकदम इंटरकनेक्टेड होती हैं। यानी आपस में क्या होती है, इनके बीच में जब देखोगे तो इनके बीच में जो स्थान होता है जिसको बोलते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही क्या होता है, कम होता है। यानी आपस में क्या होती है, चिपकी होती हैं या सटी होती हैं, ठीक है ना, आपस में चिपकी होती हैं या सटी होती हैं। यानी इनके कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये इन उत्तकों की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं आपस में सटी या चिपकी होती हैं, चिपकी होती हैं, मतलब मतलब अंतराकोशिकीय स्थान क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अभी चार प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और आएगी, फिर पांचवी प्रॉपर्टी, लेकिन जगह नहीं बचा तो पहले मैं चारों को एक्सप्लेन करता हूँ। भाई ध्यान से देखो यार, ऐसे सेल मतलब ऐसे टिश्यू जिसको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे डिवीजन करना है। डिवीजन करने का मतलब कि उसका काम ही यही है कि पैदा हुए हैं तो फिर जन्म लिए हैं तो फिर नए को जन्म देंगे, ठीक है। उनका काम ये नहीं है कि जो बाकी काम कर रहे हैं, बाकी का मतलब एकदम फिक्स है, अब उनको क्या करना है, एनर्जी बनानी है, फलाना काम करना है, टिकाना काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। उनका मेन बेसिस क्या है, सिंपल बेसिस है अपने आप को डिवाइड करते रहना, डिवाइड करते रहना। अब अगर वो रुक गई, डिवीजन के लिए नहीं कैपेबल है, दैट मींस अब वो क्या करेंगे, अब अपने अंदर एनर्जी फिल करेंगी। जो एक नॉर्मल सेल काम करता है, जितना भी काम होता है एक सेल का, डाइजेशन करना है, एनर्जी बनाना है, एनर्जी पहुंचाना है, ये सब काम कौन करता है, परमानेंट टिश्यू करता है। लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर के जो सेल होते हैं, मेरिस्मेटिक सेल, भैया वो अपने आप में क्या है, उनका काम ही एक है, डिवाइड करना। पैदा हुए हैं तो दूसरे को पैदा करेंगे, जन्म लिए हैं तो दूसरे को नया जन्म देंगे, ठीक है। यानी अपने बने हैं तो हम नया बनाएंगे, मेन काम इनका यही है। तो अगर मेन काम इनका यही है तो एक बात बताओ कि यहाँ पे मैंने लिखा कि बाकी कोशिकांग यानी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते, तो सही तो है, बाकी को डेवलप करके करेंगे क्या, इनका मेन काम क्या है, न्यूक्लियस को डिवाइड कर, न्यूक्लियस को डेवलप करना। न्यूक्लियस जितना बड़ा होगा भाई, न्यूक्लियस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कैपेबिलिटी होगी सेल डिवीजन की, क्योंकि सेल डिवीजन में सबसे हेल्पफुल कौन होता है, मेरा न्यूक्लियस। ये हम सेल डिवीजन में पढ़े हैं कि न्यूक्लियस ही तो सहायता करता है कोशिका विभाजन में, मेन काम मेरा क्या है, कोशिका विभाजन।
तो कोशिका विभाजन में मेरा जब केंद्रक बड़ा रहेगा तो कोशिका विभाजन अच्छे से होगा, छोटा सा होगा यानी डेवलप नहीं होगा तो कोशिका विभाजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मेन काम क्या है, कोशिका के अंदर केंद्रक का डेवलप होना, और केंद्रक मेरा डेवलप है, बाकी को डेवलप करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमको वो काम कराना ही नहीं है, तो इसीलिए बाकी डेवलप होते नहीं है। परमानेंट टिश्यू जब बनेंगे, जब बोल देंगे कि अब हमको नहीं बनना है यानी हमको नहीं करना है, तो फिर क्या होगा, ये केंद्रक जो होगा अपने साइज में, नॉर्मल साइज में आ जाएगा और बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ सुविकसित का मतलब नॉट मैच्योर, यानी सिंपल डेवलप छोड़ो मैच्योर बोल दो, ये मैच्योर नहीं होते हैं, जबकि ये क्या होता है, मैच्योर होता है आपका। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात भाई, दूसरे नंबर पे जो हमारा हेल्पफुल होता है कोशिका विभाजन में वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य। क्योंकि देखो यार, सेल डिवीजन हो रहा है, एक नया सेल बन रहा है, तो नया सेल बनने का मतलब क्या है कि उस सेल के अंदर प्रोटीन की मात्रा चाहिए, वाटर की मात्रा चाहिए, इन सब चीज़ों की जरूरत है कि नहीं है। तो मेनली वो चीज़ें कहाँ होती हैं, वो होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि सक्रिय होता है, सक्रिय मतलब बनाते रहता है, और साइटोप्लाज्म का इसके अंदर क्या हो रहा होता है, निर्माण हो रहा होता है। क्योंकि भाई जानता है ना कि हमको अभी डिवाइड करके फिर एक नया सेल बनाना है, फिर उसमें गया तो फिर और जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब दूसरा फिर बनाना है। मतलब ध्यान देना, ये एक कोशिका है, ये इस कोशिका स्प्लिट होके इधर आई, फिर मान लो यहाँ पे देखना ये साइटोप्लाज्म था, यही साइटोप्लाज्म तो स्प्लिट हुआ होगा, तो फिर इतने में हो गया होगा, आधा आधा हो गया होगा। तो अभी ध्यान से देखना, जब ये आधा आधा हो गया तो इसको फिर बनाना है, तो क्या करेगा, ये फिर अपने साइटोप्लाज्म की साइज को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, यानी साइटोप्लाज्म को बनाना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। यानी रेगुलर बेसिस पे इसके अंदर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म बनते जा रहा है, बनेगा तभी तो फिर जाके इसका आधा होगा तो फिर नया बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पहले वाले सेल का मतलब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये पहले वाले का आधा है, पहले वाले का क्या है, आधा है। अब जब इसके अंदर आएगा तो ये सेल भी क्या है कि पहले हम उसके बराबर बना लें पूरा का पूरा, फिर ना आधा होगा। तो रेगुलर बेसिस पे साइटोप्लाज्म अपने अंदर क्या करेगा, वर्क करेगा, और वर्क करके साइटोप्लाज्म का निर्माण करते रहेगा ताकि वो क्या होते जाए, नया सेल जब डिवाइड करे या नया सेल जब बने तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या रहे, भरपूर। नहीं तो अगर कम हो गया तो फिर अगले वाले में कम हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपको पता है, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अगर किसी सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, जीव द्रव्य उसको कहते हैं, जीव द्रव्य है तभी तो कोशिका जीवित है। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी उसके अंदर क्या नहीं था, प्रोटोप्लाज्म नहीं था, इसीलिए वो क्या हुआ था, मरी हुई कोशिका थी। तो कोशिका के अंदर सबसे मेन वर्किंग कैपेसिटी किसके पास होती है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, क्योंकि सभी काम कहाँ हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो इसीलिए इसकी जरूरत हमको ज़्यादा पड़ती है। तो एक नया सेल बना रहे हैं तो हमको कोशिका द्रव्य की रेगुलर बेसिस पे बनाने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्या है, ये एक्टिव है। ठीक है ना, जिंदा है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस बड़ा है, क्यों बड़ा है आपको समझ में आ गया। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ईआर आपका, वेकल्स आपका ये नहीं बड़ा है, क्यों नहीं बड़ा है तो आप समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला वेकल्स के बारे में कि वेकल्स मैच्योर नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सेल वॉल यहाँ पे पतली होती है, और एक इसके साथ प्लस कर लीजिए, प्लस लिख लीजिए कि यहाँ पे जो वेकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं या पॉकेट ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है। तो रिक्तिकाओं की साइज जो होती है नॉर्मली क्या होती है, यहाँ पे इस वाले में मैस्मेटिक सेल के अंदर छोटी होती है। जबकि हमने ये पढ़ा है कि अगर आप एक नॉर्मली प्लांट सेल को पकड़ोगे तो उसके अंदर 90% पोर्शन जो होता है कौन कवर करके रखता है, 90% वॉल्यूम जो होता है वो किसका होता है, वॉल्यूम का। और वेकल्स की साइज सबसे ज़्यादा बड़ी होती है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ये प्लांट सेल ही है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर वेकल्स की जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो एक कंडीशन है, एक मतलब समझिए आप क्यों ऐसा है। सिंपली आप जानते हैं कि वेकल्स का काम क्या है, वेकल्स का काम क्या है कि इमरजेंसी टाइम के अंदर एनर्जी को, मतलब इमरजेंसी के लिए एनर्जी को स्टोर करना अपने अंदर। क्योंकि आप जानते हैं प्लांट के अंदर इमरजेंसी रेगुलर बेसिस पे चलती रह रही है। जैसे आज के डेट में देखेंगे गर्मी बहुत है, बारिश हो नहीं रही है, यानी प्लांट्स को पानी तो मिल नहीं रहा है, केवल सूरज मिल रहा है, तो पानी की कमी हो रही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, लेकिन वही पानी जो पहले पुराने जमाने में था इनके पास, कभी बारिश हुई थी तो उसी से बचा के रखे हुए थे, या आपने पानी दे दिया तो कहीं से ले रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। यानी अभी पानी के लिए इनके पास कमी है, तो फोटोसिंथेसिस उस तरीके से नहीं हो पा रहा है ना। तो अब जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी जाके वो क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, यानी खाना खा सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो क्या करेंगे वो, तो पहले के दौरान जब उन्होंने कभी फोटोसिंथेसिस किया होगा तो उस दौरान जो एनर्जी बनी होगी उसमें से कुछ एनर्जी बचा के वो कहाँ रख लेते हैं, वेकल्स के अंदर। और चूंकि वेकल्स की साइज इसीलिए बड़ी रखी जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है, समझ में आई बात।
लेकिन जब इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन है नहीं। यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे काम है सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना। डिवीजन करने के लिए है, वैसा तो नहीं कि इमरजेंसी लगने वाली है प्लांट के अंदर यहाँ पे, है ना। यहाँ पे प्लांट ग्रोथ कर रहा है, छोटा प्लांट जब ग्रोथ करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमको यार बनाना है। यहाँ पे ये नहीं करना कि एनर्जी स्टोर करना है, इमरजेंसी लगने वाली है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि जब एक छोटा प्लांट रहता है तो जब छोटे प्लांट को आपको रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे आपको उसको पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब जाके वो जिंदा रहता है। अगर आप उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो फिर वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन वही प्लांट जब ग्रोथ करके एकदम अपने मतलब मैच्योर हो जाता है और एक हाइट अटेंड कर लेता है, एक पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपको उसमें पानी देने की रेगुलर बेसिस पे जरूरत नहीं पड़ती, तब वो अपने आप सर्वाइव कर लेता है कि नहीं है। लेकिन जब वो छोटा रहता है तो उसको केयर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप उसको रेगुलर बेसिस पे अगर पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, यानी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कराओगे तो दिक्कत क्या होगी, चूंकि उसके व्हीकल्स इतने है नहीं कि वो एनर्जी स्टोर करके रख पाए, एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी नहीं, तो जो एनर्जी आप रेगुलर बेसिस पे दोगे उसी से उसका काम चल रहा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स क्या हैं, उतने डेवलप्ड नहीं है और एक तो छोटे हैं, तो व्हीकल्स का यहाँ पे काम है नहीं कि एनर्जी स्टोर करके रखे रहेंगे। आज आपने पानी दिया तो 1 महीना बाद पानी दोगे तो फिर तब तक वो जिंदा रहेगा, नहीं। लेकिन वही प्लांट ट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तब फिर दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, व्हीकल्स की साइज बड़ी हो जाती है और वो एनर्जी स्टोर करना सीख जाते हैं, ठीक है ना। ये छोटे बच्चों की तरह है। छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको हर चीज़ के बारे में समझ नहीं होता है, यानी उतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ लिया आप लोगों ने। और चूंकि इनको डिवाइड करना है तो बहुत मोटा सेल वॉल अगर इनका होगा तो ये ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इनके सेल वॉल क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। सेल वॉल पतली होने का कारण आप समझ गए। सेल वॉल यहाँ पे क्या होती है, पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है, तो सबको पता है। और पतली इसीलिए होती है क्योंकि इनको रेगुलर बेसिस पे डिवाइड करना है। अगर ये फिर फिक्स परमानेंट में जाएंगे तो इनकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, मोटी, क्योंकि अभी इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अभी इनको जरूरत है डिवाइड करने की, लेकिन अगले बेसिस में क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्शन। जैसे एक प्लांट को देखोगे ना तो प्लांट की जब लेयर देखोगे ऊपर से तो बहुत क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। आप थोड़ा सा भी ये करोगे, घिसोगे तो उसकी जो ऊपर वाली चमड़ी होती है, ऐसे सिंपल समझ लो, चमड़ी स्किन जो होती है वो निकल के बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसके सेल वॉल क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। जबकि चौथे नंबर पे जब जाओगे तो चौथे नंबर में क्या बोला है कि उत्तक कोशिकाएं, यानी यहाँ पे ऐसे उत्तक कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, आपस में एकदम सटी यानी चिपकी होती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैस्मेटिक सेल की प्रॉपर्टी है। मैस्मेटिक सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसे आप समझ भी जाएंगे। इसको आप लोगों ने समझ लिया। तो सिंपली आप जानते हो कि मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे। तो एक सेल, 2 सेल, 3 सेल और तीनों सेल के बीच में देख रहे हो गैप है कि नहीं है, है ना, ये गैप है। तो ये जो गैप होता है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस की प्रॉपर्टी मतलब क्या है, सिंपल, कि दो कोशिकाओं के बीच में या कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यही अगर मैं एकदम चिपका दूं, एकदम इनको सब में आपस में क्या कर दूं, चिपका दूं, ये जो गैप दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा आपको। तो एकदम गैप क्या हो, 0 के बराबर हो, लगभग एकदम हो ही ना। तो ऐसे ही मैस्मेटिक मैस्मेटिक टिश्यू मेरा एडजस्ट या बना रहता है सिंपली, क्योंकि उसके अंदर के जो सेल होते हैं आपस में क्या होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, मैस्मेटिक टिश्यू की। 5वें नंबर पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो 5वें नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो मैस्मेटिक टिश्यू हैं वो हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, तो वो हमेशा पाए जाएंगे वर्धी क्षेत्रों में, वर्धी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। वर्धी क्षेत्र मतलब सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ से तो वृद्धि क्षेत्र भी मैं बोल सकता हूँ, वृद्धि के क्षेत्र में। अब वृद्धि क्षेत्र क्या होता है, वर्धी क्षेत्र या वृद्धि क्षेत्र, यानी ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां से ग्रोथ होगा, जहां से क्या होगा, ग्रोथ। तो ग्रोथ एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे मैं इसको बता रहा हूं, आप जानते हो प्लांट के अंदर 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम आप समझिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक प्लांट को, यहाँ पे ऐसे सिंपली, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया और यहाँ से ये क्या है, इसकी रूट है, ठीक है।
ऐसे यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया रूट। ये प्लांट है आपका। तो इस प्लांट में ग्रोथ अगर देखा जाए शूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम, और नीचे वाला क्या है, रूट सिस्टम। जहाँ पे रूट होती है रूट सिस्टम कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। तो आप एक बात बताइए, ग्रोथ किधर, शूट सिस्टम किधर की ओर जाना चाहेगा? सर वो ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा, जबकि रूट सिस्टम की ग्रोथ किधर की ओर होगी, नीचे की ओर। अब बताइए कहाँ पे पाया जाएगा शूट सिस्टम? कहाँ शूट सिस्टम में ये जो टिश्यू होंगे, टिश्यू का काम क्या है, ये ग्रोथ कराना, इनका काम क्या है, ग्रोथ कराना। तो ये बीच में पाए जाएंगे, बीच से नहीं ना ग्रोथ करानी है, ग्रोथ कहाँ करानी है इनको, ऊपर की ओर। तो हमेशा ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ऊपर की ओर। ठीक है, पहली बात। मान लो अगर ये यहाँ पे पाए जा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि अगर ये यहाँ पे पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब इनकी क्या करानी है, ग्रोथ। तो हो सकता है ऐसे ग्रोथ कराएं, ऐसे ग्रोथ कराएं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखते हो एक प्लांट है, फिर से समझ आते हो, तो प्लांट की ये शूट सिस्टम, शूट सिस्टम मतलब ये स्टेम है, तो स्टेम के कहाँ पे पाया जा रही है, बीचों बीच नहीं, सबसे ऊपर पाया जाएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिकल। तो एपिकल यानी सबसे टॉप पे पाया जाएगा। चलो एपिकल व एपिकल मत दिमाग में रखो, टॉप पे पाया जा सकता है, बिल्कुल टॉप पे पाया जा सकता है ना। टॉप पे पाया जाएगा तभी तो इसकी आगे की ओर ग्रोथ होगी, होगी कि नहीं होगी, ग्रोथ हो गई। अब जब ये ग्रोथ हो गई तो एक बात बताओ, अब ये कहाँ पहुंच गया, यानी ये प्लांट जो है, प्लांट का जो स्टेम है अब यहाँ पे आ चुका है, और मेरा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये पहुंच जाएगा, मतलब ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे है, लेकिन अब मेरा यहाँ पे मतलब टॉप कहाँ पे हो चुका है, ऊपर और जा चुका है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये यहाँ पे भी आ चुके हैं, क्योंकि यही सेल तो यहाँ पे आए होंगे। फिर ये यहाँ से और ग्रोथ कराएंगे तो फिर से ये यहाँ पे बना दिए, अब कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। तो मेरा जो मेरिस्टेमेटिक सेल है यहाँ भी आगे होगा और वो सेल आगे कराएगा, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इन तीनों पॉइंट पे फिर क्या होगा, इन तीनों पॉइंट से साइड में होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो पहले टॉप यानी ऊपर की ओर करा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप देखे होंगे कि 3 पार्ट है, और फिर ये क्या करेंगे, जहां जब ये ऊपर करा लिए तभी कहाँ कराना स्टार्ट कर देंगे, साइड में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, पार्श्वविभाजी ऊतक। और जो ऊपर वाला यानी जो ऊपर की ओर ग्रोथ कराएगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष विभाजी ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि जो टिश्यू होंगे वो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाए जाएंगे जहां पे ग्रोथ कराने की जरूरत होगी। यानी प्लांट को अगर लेटरल साइड में ग्रोथ करानी है तो यहाँ पे पाए जाएंगे, ऊपर के साइड में करानी है तो सबसे ऊपर पाए जाएंगे। उसी तरीके से रूट में भी नीचे की ओर करानी है तो रूट में कहाँ पे की ओर पाएंगे, एकदम बॉटम पे, बॉटम साइड में पाए जाएंगे, है वैसे में। तो एकदम बॉटम पे पाए जाएंगे कौन, ये मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपने रूट वाले में देखा हुआ है, रूट कैप लगा होता है, फिर उसके अंदर टिश्यू मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, कई सारे जोन बताए थे। फिर वो क्या होते हैं, इलॉन्गेशन जोन होता है, फिर मैच्योरेशन का जोन होता है। तो क्या होता है, पहले इलॉन्गेशन में क्या होती है, ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, तो वहाँ पे कौन से सेल पाए जाते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो हमेशा वो इन्हीं एरिया में पाया जाता है जहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ करानी है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे रख दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, तो असंभव है। यानी जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, जहाँ से ग्रोथ हो रही है, उसका मतलब वहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। यानी जहाँ ग्रोथ होगी वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा एक प्लांट के अंदर, ठीक है। तो आई होप इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों ने समझ ली है, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब इसके आगे और भी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमस। कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे आप बताएं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन दे पाएँ।